पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का आज का शुमारा लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में मैं जावेद आपके साथ रहूंगा और मेरे साथ मेरे छोटे भाई जो बड़ी खूबसूरत अवसाफ के मालिक हैं वसाफ जिलानी, वो भी मेरा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बातें आप तक पहुँचाएँगे। इस प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद ये है कि हम ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाते हैं, आपकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो ज़रूरती ज़िंदगी हैं उनके हवाले से भी हम बातें करते हैं। आज आपको बता दें कि 15 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक है और माह रमज़ान का मुबारक महीना हम पर साया फिगन है और हम अल्लाह के हुजूर यही दुआ करते हैं कि हमारी इबादत कबूल हों, हमारी दुआएं कबूल हों और हम पे अपनी रहमत का साया जो उसका है वो हम पर बना रहे। माह रमज़ान में हम कोशिश करते हैं कि हम गरीबों की मदद करें, मसावात का दर्स देता है ये, और उन बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमारी रहनुमाई होती है इस माह रमज़ान में, जिनका एक बेहतर समाज की तकमील में, एक बेहतर समाज में एक अहम रोल होता है। लेकिन वसाफ हम देखते हैं इस माह रमज़ान में कि चीज़ों की कीमतें जो हैं, हमने अक्सर देखा है कि रमज़ान में होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो रमज़ान में वो 90 की ही हो, लेकिन देखने में ये मिला है आया है कि हम जब देखते हैं कि 100 की चीज़ 125 की 150 तक की बिकती है रमज़ान में, और गरम बाजारी का एक दौर चलता है। इस हवाले से बहुत ही गलत बात है कि हम किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और एक ऐसा महीना जिसमें जो बरकतों वाला महीना है, उसमें अगर हम किसी के साथ शफकत करें, प्यार करें, मोहब्बत करें और हम उसके सिले में, इस महीने के सिले में उसकी जो चीज़ की कीमत हो उसमें थोड़ा सा हम कमी करें तो क्या ही अच्छा हो। और कंज्यूमर राइट्स जो हैं उसके हवाले से एक अहम दिन आज मनाया जा रहा है। आज हुकूक़ के सार्फिन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 15 मार्च को हर साल ये दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुद्दा व मकसद जो है वो यही है कि जो खरीदो फरोख्त में जो बेचने वाला है और ख़रीदने वाला है, बेचने वाले पे कुछ फ़राइज़ आयद हैं और ख़रीदने वाले के कुछ हुकूक़ हैं। उन हुकूक़ और उन फ़राइज़ की हम उनको वो आगाही करते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आज हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से कुछ चंद अहम मालूमात, चंद अहम बातें आप तक पहुँचाएँ। जी वसाफ। बिल्कुल जावेद साहब, सबसे पहले तो हम सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद है, आपको मुझे भी। और आपने बात की कंज्यूमर राइट्स की, तो ख़ास तौर पे वुनकस वुचान कि ज़्यादा रेट रेट हाई आसान, और आज का जो दिन है वो भी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है जावेद साहब कि आज की इसकी डिजिटलाइज हुआ। इस टाइम हम कुछ ख़रीदते हैं वो हम पे करते हैं ऑनलाइन। तो इस बार की जो थीम है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस बार की थीम है AI फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा ऑक्यूपाई किया इत पे वुचान की चैट बॉट्स, जिमिनी हो गया या बार्ड हो गया, तो ऑनलाइन ही सोरी शुंकस गसान और ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं।
तो इस वजह से आज का दिन जो है ख़ास तौर पे मनाया जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो है जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन थे सोज गसान कैशलेस हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि अब ना आप खरीदार को देख रहे हैं ना आप दुकानदार को देख पा रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने एक चीज़ अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे कि जैसे अभी हम जो भी कोई सर्च इंजन होगा गूगल या कोई और, अगर आप कोई चीज़ ढूंढते हैं उसमें आप किसी चीज़ की तलब है, आपको ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ ढूंढते हैं। उसके बाद आप ना भी खरीदें तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कमाल है कि आपको नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान को वो चीज़ ज़रूरत होती है, दरकार होती है, और एआई की वजह से आपको वो सहूलत भी होती है। लेकिन जितना जितना ये एआई का स्कोप जो है वो बढ़ गया, तो फ्रॉड्स का जो है एक सिलसिला वो भी लगातार बतदरीज बढ़ रहा है, और हमारी जो प्राइवेसी है उसमें कहीं ना कहीं ये खलल पड़ रहा है। और हम शायद अपने जो हुकूक हैं उनको हम अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे हुकूक क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और जो वो सामान बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेचें या ऑफलाइन बेचें, दुकानों पे या कहीं और पे, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उस हवाले से उनको भी जानना ज़रूरी है, और जो ख़रीदार है उसको भी जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि एक बेहतर मुआशी जो समाज की जो मुआशियत है उसको बरकरार रखा जा सके। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आप देखिए, अमेजिंग बात ये है कि ये हम सब नाज़रीन जाना सीरीज कि अगर गुंजाइश गसान कह बाई करान सह बाई हेकान पुतस करित कहीं, बट जब हम घर पे आते हैं क्योंकि हमारी लोकेशन ऑन होती है डिफरेंट मोबाइल की, इत पे कत कर कि एआई कितना इंटरवेंशन है उसका है कि अश गसान पुस तम स्क्रॉल, हमें वो स्क्रॉल आते हैं वही चीज़ें सेम। तो आप देखिए कि कितना एआई ने हमें पूरा एक घेर के रखा और हम मजबूर हो जाते हैं बाई करने के लिए, और समटाइम्स इट्स फ्रॉडुलेंट। तो इस बात का भी हमें जो है अपने तरीके से ख्याल रखना होगा। और डॉक्टर साहब दूसरी बात यह है कि अभी ये नया आया है, एम्ब्रोट इत पे गसान किया, सो हम अभी उतना ज्यादा इसके बारे में इस हवाले से कस्टमाइज नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए या चौकन्ने रहिए। और इस हवाले से एक अहम और मुफीद कारामद बात होगी, आज गुफ्तगू होगी हमारे आज के मेहमान से जिनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। चूंकि जुमतुल मुबारक में हमारा मामूल होता है कि हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रोग्राम की बाबरकत शुरुआत करते हैं। आइए दरबारी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये नात पेश करते हैं। उसके बाद आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जिनके। चानी अशिक़ई म्यानी जाना नहीं, गोसा शक खान बखानी। चानी अशिक़ई म्यानी जाना नहीं, गोसा शक खान बखानी। वानी लगनी जानी मरदानी, गोसा शक खान बखानी। वानी लगनी जानी मरदानी, गोसा शक खान बखानी। नूर मोहम्मद जाने अल बाबई, हूर ऐनैन सुए अल काबई। नूर मोहम्मद जाने अल बाबई, हूर ऐनैन सुए अल काबई। चोर चुम नहीं दूरी या नहीं, गोसा शक खान बखानी। चानी अशिक़ई म्यानी जाना नहीं, गोसा शक खान बखानी। नूरे मखल कन मलकंत हूरन, पूर गाप्यों साहिब तूरन।
नूरे खलकन मलकंत पूरन प्यऊगा पूर साहिब तूरन योर तुले है नूरी अज़दानी गो साशक खान बखानी जाने अशकई म्यानी जानानी गो साशक खान बखानी अख लचतई चोवो सासी तिम सूजनम खास खासी अख लचतई चोवो सासी तिम सूजनम खासुल खासी चुम हदी राही सुबहानी गो साशक खान बखानी चुम हदी राही सुबहानी गो साशक खान बखानी चुम अल्लाहु दरमन सुई खामोश सुई दर गुफ्तन चुम अल्लाहु दरमन सुई खामोश सुई दर गुफ्तन सुई सिल्ला सुई सामानी गो साशक खान बखानी वाने लगनुई जाने मरदानी गो साशक खान बखानी जाने अशकई म्यानी जानानी गो साशक खान बखानी आओ मीरक फकीर तालिब गोस अशकुन मुश्कुई गलिब आओ मीरक फकीर तालिब गोस अशकुन मुश्कुई गलिब प्योस मुर्शिद साहिबे जानी गो साशक खान बखानी वानी लगनी जानी मरदानी गो साशक खान बखानी चाने अशकई म्यानी जानानी गो साशक खान बखानी गो साशक खान बखानी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और नाज़रीन मोहतरम मोहब्बतन मवद्दतन नात शरीफ पेश करा बहुज़र सरवर कायनात वसल्लम। तो नाज़रीन मोहतरम उम्मीद करते हैं कि आप इस नात शरीफ से फैज़याब हुए होंगे। नाज़रीन मोहतरम मुख्तलिफ़ शख्सियत को प्रोग्राम में दावत देते हैं और आज भी हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत प्रोग्राम में बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ फरमाए। इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अल्ताफ़ रमज़ान पारस हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टर न्यूरो साइंसेस के हैसियत में काम कर रहा हूँ। कई पेशेंट्स हैं जो सर दर्द लेके आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द होता है, या उनको कभी लारन जिसको हम कहते हैं
सीजर्स उनका अटैक होता है, या उनको कभी जैसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, लार्नी है वो, या कहीं पे एक साइड उनका कमज़ोर हो जाए, वीकनेस हो जाए, तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन सिम्टम्स को हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सर्जिकल होती हैं और वो सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, जिनको डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स हों किसी के, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे सीटी स्कैन एमआरआई करके कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको इस सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सीवियर हेडेक होता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद उनको होश भी आ सकता है कि 5-10 मिनट में होश आ जाए या कुछ सेकंड्स में होश आ जाए। ऐसे सिम्टम्स को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूजुअली ऐसे पेशेंट अस्पताल पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है हमें होश आ गया, वो भूल जाते हैं कि हमें आगे फर्दर इलाज कराना है। इन चीज़ों में भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। सीटी स्कैन ज़रूरी होना चाहिए एक, उसमें पता चलता है कि इसमें कहीं ब्लीड तो नहीं हुआ। अगर ब्रेन में हेमरेज हुई है, ब्लीड हुई है, उसका फिर कॉज ढूंढना पड़ता है कि इसका क्या कॉज है। उसको हम सर्जरी से ठीक करेंगे या उसको हम स्टेंट से ठीक करें या वो दवाइयों से ही ठीक होगा। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं, जैसे यंग पेशेंट्स में एन्यूरिज्म्स होते हैं। एन्यूरिज्म जो है वो एक खून की जो नली होती है जो ब्रेन में जाती हैं, खून की रगें, उनमें थोड़ा डिफेक्ट होता है छोटा सा, उससे वहाँ गुब्बारा जैसा बन जाता है जो कभी फट जाता है। तो ऐसे हालात में इसका इलाज है, इसको क्लिपिंग कर सकते हैं या इसको कॉइलिंग या स्टेंटिंग जिसको हम कहते हैं, एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट, वो हो सकता है। तो ये पेशेंट्स भी सब ट्रीट हो जाते हैं जो सही टाइम पे सही वक्त पे अस्पताल पहुंच सके। शुक्रिया। Paras Health, partners in health. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब वक्त प्रोग्राम में वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएंगे। हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में ही ये जिक्र किया कि आज हुकूक़ सार्फिन का आलमी दिन है और ये ख़रीद फ़रोख्त के जो मामलात हैं ये रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। और जैसा कि प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया कि हर बेचने वाले पर कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं और हर ख़रीदने वाले के कुछ हुकूक होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें इन चीज़ों के बारे में न तो उन्हें अपने फ़राइज़ याद होते हैं और न ख़रीदने वाले को उसके हुकूक याद होते हैं। और अगर हम ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से बात करें, ये भी एक अहम बात है कि जो पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो बैंक जो हैं या बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है। जहां पैसा खरीदा जाता है, जहां पैसा बेचा जाता है, जहां हम बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो बैंकों से लेते हैं और उसके एवज उन्हें वो हमसे कुछ फ़ी भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो जाता है कि हम वो अपनी सर्विसेज देने में कोताही करते हैं और इन कोताहियों की शिकायत हम बाज़ औक़ात ब्रांच सतह पे, बाज़ औक़ात जो है बैंक के आला हुकाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन शिकायत का अजाला नहीं होता है और उसके लिए जो पूरे मुल्क में बैंकिंग को जो रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसे हम कहते हैं, तो RBI ने इसका एक बाज़ाब्ता मैकेनिज्म बनाया है जिसको हम RBI ओम्बड्समैन कहते हैं। ये ओम्बड्समैन क्या है, वहाँ उनका काम क्या है, ओम्बड्समैन पॉलिसी क्या है और ओम्बड्समैन एक्ट क्या है और हम कैसे इनको रुजू कर सकते हैं, कौन कौन सी शिकायत है जो वहाँ तक हम दर्ज कर सकते हैं और उन शिकायत पर कैसे कार्रवाई की जाती है। इन सब मामलात पर बात करने के लिए एक मोहतरम शख्सियत को हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जनाब रमेश चंद जी, जो RBI के ओम्बड्समैन हैं बराए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। रमेश जी, आपका प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है।
और आपका हम बड़ा स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। अपने व्यस्त शेड्यूल में से आपने कुछ क्षण निकाले हमारे लिए और हमारे नाजरीन तक इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम आरबीआई की बात करें, जागो ग्राहक जागो की बात करें, और आरबीआई कहता है कि सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे, बिकॉज जो हमारे नाजरीन होते हैं उनको बड़ा शौक होता है कि जो आज शख्सियत हैं, जो मेहमान हैं आज, तो कहाँ से आपका ताल्लुक है और फिर ये जो सफ़र रहा है आपकी पढ़ाई से लेके आरबीआई तक का, तो संक्षेप में हमें हमारे नाज़रीन के साथ उसका जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। और पहले मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको जो होली मंथ रमज़ान उसका मुबारकबाद दे देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी रिजर्व बैंक मैंने जो है 1998 में ज्वाइन किया था बॉम्बे में। ओके। 1998 में बॉम्बे में ज्वाइन किया था, और बॉम्बे से फिर चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर पहले भी रहा हूँ, और इस बार जो है 2021 में मुझे ओम्बुड्समैन बना के यहाँ पोस्ट किया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के लिए मैं ओम्बुड्समैन हूँ यहाँ। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, बहुत छोटे से गांव से। तो फिर हमारे नेबर भी हो गए ना आप? बिल्कुल। हिमाचल तो बिल्कुल अब हमारी बिल्कुल, अगर हम लद्दाख से भी जाएं तो वहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से जाएं तो यहाँ से भी रास्ता है। हिमाचल प्रदेश में ये लाहौल स्पीति करके एक डिस्ट्रिक्ट है जी, कुल्लू मनाली एरिया। कुल्लू मनाली जी जी, ये बिल्कुल कश्मीर के जैसे ही है। मैं वहीं से ताल्लुक रखता हूँ और मेरी पढ़ाई वहीं हुई है। चले, मतलब जो आपका ये सफ़र, आपने बिल्कुल इख्तिसार का ही से काम लिया और आपने अपना ये जो आरबीआई का सफ़र है उसके बारे में बताया। और अभी जो प्रेजेंटली आपकी नियुक्ति है वो आरबीआई जम्मू में है एज आरबीआई ओम्बुड्समैन फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यस। तो पहले ये जो ओम्बुड्समैन है या लोकपाल है, ये एक बिल भी बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में आया था, उसके बाद वो पारित हो गया वहाँ पे, और उसके बाद ये जो आरबीआई ओम्बुड्समैन है, गालिबन मुझे याद है 1995 से ही ये लागू है ओम्बुड्समैन पॉलिसी। तो ये ओम्बुड्समैन होता क्या है असल में, अगर आप इस लफ्ज़ पर या इस पद के बारे में बताएं कि ये होता क्या है असल में? एक्चुअल में देखिए, आज जैसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, तो आरबीआई ने कंज्यूमर राइट्स के लिए जो है, स्पेशली बैंकिंग कंज्यूमर राइट्स के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए हुए हैं। उसमें से ब्रॉडली अगर मैं बताऊं तो जी जी प्लीज। एक तो कस्टमर सर्विस फ्रेमवर्क एक लाया हुआ, सभी बैंक जितने भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज है, कस्टमर सर्विस के लिए एक फ्रेमवर्क आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा जो है ये जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उनके लेवल में एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म, वो भी सभी एंटिटीज के पास आरबीआई के इंस्ट्रक्शन से वो लाया हुआ। ठीक। उसके बाद एक अल्टरनेट एन अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म आरबीआई ओम्बुड्समैन जो है 1995 में लॉन्च किया था हमारे कंट्री में, जिसको तब बोलते थे बैंकिंग ओम्बुड्समैन। और ये जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो कई बार इसमें रिवीजन हुआ, जरूरतें भी चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और 2018 में आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी एक ओम्बुड्समैन लाया, एनबीएफसीज जी। उसके बाद 2019 में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए भी एक ओम्बुड्समैन लाया। ओके। तो आज के दिन में जो प्रेजेंटली चल रहा है, इसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। अच्छा, इंटीग्रेटेड मतलब इसमें डिजिटल भी हो, सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा कंज्यूमर राइट्स के लिए और जी जरूर प्लीज। आरबीआई ने 2014 में एक चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स रिलीज किया था, जी, जो सभी बैंकों ने अडॉप्ट किया हुआ आज के दिन में। उसमें उस चार्टर में मेनली 5 राइट्स के बारे में आरबीआई ने बताया था, जैसे 5 हुकूक जिन्हें हम कहते हैं, जो एक बैंकिंग कस्टमर के हैं, एक अकाउंट होल्डर के हम कह सकते हैं। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले राइट टू फेयर ट्रीटमेंट। आप जब बैंक में जाते हैं कोई भी कस्टमर, उसके साथ में कोई रंग, रिलीजन, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो सबको सेम ट्रीटमेंट देना। जी। इसके साथ ही दूसरा राइट था राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग। राइट। जिसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप बैंकों से सर्विस अवेल करते हैं तो एग्रीमेंट वगैरह जो एग्रीमेंट होता है तो उसमें कोई किसी तरह का हिडन चार्जेस जो नहीं होना चाहिए।
और जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कस्टमर जो इवन अनपढ़ भी है उनके भी समझ में आना चाहिए। किसी तरह बड़ा जरूरी है, बिल्कुल मिसलीडिंग उसमें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। राइट। इसके साथ ही थर्ड जो राइट था, जो राइट टू सुटेबिलिटी बोलते हैं, जब आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर के समझ के अनुसार होना चाहिए वो प्रोडक्ट जो है। ऐसा नहीं कि उनका फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत कम है लेकिन उनको आप उनको ज्यादा दे रहे हैं, या उनका फाइनेंशियल जो एपेटाइट है वो ज्यादा है, आप कम दे रहे हैं। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। ओके। तो एक और राइट था, फोर्थ, जो राइट टू प्राइवेसी। जो आप जब अकाउंट खोलते हैं बैंक पे, केवाईसी से रिलेटेड कई तरह के आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो सब जो है वो बैंक से लीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, या अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन इन राइटिंग। ओके। जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के साथ शेयर करने के लिए कस्टमर खुद लिख के देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, अदरवाइज इट कैन नॉट बी लीक्ड, किसी को वो दे नहीं सकते। इसमें अकाउंट का बैलेंस भी आ जाता है। हाँ, बैलेंस किसी के अकाउंट का। हाँ। कोई किसी से कहता है कि यार तुम्हारे अकाउंट में तो इतने पैसे पड़े हुए हैं। हाँ, तो इस पे हम जरूर बात करेंगे। और फिफ्थ जो है राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म एंड अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन पॉलिसी। ओके। तो ये भी आरबीआई ने बोला था, सभी कस्टमर जो है उनका राइट है ये कि उनको एक अप्रोप्रिएट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने पहले कहा, इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म है बैंकों का, और उसी के अंदर ही ये जो कंपेंसेशन पॉलिसी भी है। अच्छा रमेश जी, ये तो समझ में आ गया कि ओम्बड्समैन स्कीम के हवाले से आपने बात की, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, लेकिन अब कुछ हमने ट्रांजैक्शन की बैंक में और वो मिस्टेकन हुई बैंक से, तो हमें बताइए कि हम पहले बैंक में जाएंगे और कहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अगर वो सॉल्व नहीं होती देन हम आपके पास आ सकते हैं, राइट? जी। और इसका प्रोसेस क्या है बेसिकली, कैसे हम कंप्लेंट कर सकते हैं ओम्बड्समैन पे जाके? मतलब क्या हर कोई शिकायत ओम्बड्समैन तक ही पहुंचानी है कि पहले जो कंसर्न बैंक है वहां पे भी ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म इन प्लेस होता है, ताकि जो शिकायत है वो फिल्टर होकर के आपके पास? मैंने पहले कहा, जैसे हर बैंक में जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनका अपना एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म है, और कस्टमर जो है उनके हैं, इसलिए रेगुलेटेड एंटिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर का ग्रीवेंस जो है वो दूर करे। अगर उसके बाद भी दूर नहीं होता तो ओम्बुड्समैन के पास अप्रोच कर सकते हैं कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन उसके लिए प्रोसेस ये है कि कंपलसरी पहले आप रेगुलेटेड एंटिटी के पास अप्रोच करें, लेकिन वहां से अगर आपको रिप्लाई नहीं आता, बहुत बार होता है रिप्लाई नहीं आता, या रिप्लाई इग्नोर कर देते हैं, या आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ना आए, 30 डेज तक आपको रिप्लाई नहीं आता, तो आप ओम्बुड्समैन में अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, अगर 30 डेज से पहले रिप्लाई आता है और आप सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो आप ओम्बुड्समैन में अप्रोच कर सकते हैं। तो उसका कितना पीरियड रहता है, वो क्या ड्यूरेशन रहता है जब तक हम ओम्बड्समैन में ये कर सकते हैं फॉर कंप्लेंट? ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन वही मैंने बोला है कि 30 डेज। 30 डेज तो बैंक के साथ हो गया। हाँ। 30 डेज वी हैव टू वेट फॉर द बैंक्स रिस्पॉन्स, राइट? आफ्टर दैट हम जाएंगे ओम्बड्समैन के पास, वहां पे क्या ड्यूरेशन है कि हम ये वाली कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं? बस आपके कहने का मतलब है कि 30 दिन गुजरने के बाद कितने दिन तक वो शिकायत आप तक पहुंच सकती है? एक बार कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद 1 साल 30 दिन तक का टाइम है कंज्यूमर के पास। 1 साल और 30 दिन। ओके। हाँ, माने 13 महीने। हाँ, ओके। तब तक जो है आप कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास। अच्छा रमेश सर, एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लाइक आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं जहां पे संपर्क करके हम ये कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन मोड में करना हो या ऑनलाइन मोड में करना हो। उस विषय पे हम ज़रूर बात करेंगे आपसे कि आरबीआई के साथ या आरबीआई ओम्बड्समैन के साथ कैसे संपर्क करेगा, एक आम जो कस्टमर है वो कैसे संपर्क करेगा। हमें नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फे के तिजारती वक्फे के लिए रुकना ज़रूरी है। वक्फे के उस पार आएंगे तो आज के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं रमेश चंद जी, जो आरबीआई ओम्बड्समैन हैं, उनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जिनके। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए एलआईसी के साथ। एलआईसी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।
ٲsہٕ نیوٗرۍ بٮ۪مٲرۍ ہیٚکہِ چاروٲیَن جسمٲنی نۄقصان واتنٲوِتھ علامت چھےٚ زٮ۪وَن تالس ماز بیرن تہٕ نیوٗرٮ۪ن آبہٕ بستہٕ کھسٕنۍ لال وسٕنۍ کھٮ۪نس کم مازُن تاپ کھسُن تہٕ دۄد کم دیُن بھارت سرکار طرفہٕ چھُ اینیمل ڈِزیز کنٹرول پروگرامس تحت مفت ویکسِنیشن تہٕ ٹیگ لاگنُک سلسلہٕ شروع کرنہٕ آمُت فیلڈس منٛز موجود عملس سۭتۍ کٔرِو فل فور رٲبطہٕ جٲری کردٕ لایف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज हुकूक सार्फिन के आलमी दिन के हवाले से। आज RBI ओम्बड्समैन बराए जम्मू कश्मीर लद्दाख श्री रमेश चंद जी के साथ हम बात कर रहे हैं। रमेश जी, हम अभी ब्रेक से पहले आपसे ये पूछ रहे थे कि ये जो RBI ओम्बड्समैन है इसको कैसे संपर्क किया जाए और क्या शिकायत दर्ज करने के लिए हमें ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड भी अवेलेबल है, और क्या कोई शुल्क, कोई इस पे कोई पैसा लगता है आपके पास शिकायत दर्ज करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो शिकायत दर्ज करने के लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने पहले कहा, पहले 3 ओम्बुड्समैन स्कीम होते थे जी जी, तो इसको मर्ज करके बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट बनाया है अभी का जो सिस्टम है। इसमें RBI ने एक पोर्टल बनाया हुआ है शिकायत दर्ज करने के लिए। पोर्टल का नाम है CMS पोर्टल। उसका एड्रेस भी मैं व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए बताइए। हाँ, वो है CMS जो /2 RBI.org.in। अच्छा, इस पे ये पोर्टल है। हाँ ठीक, इस पोर्टल में, और बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें आप घर बैठे बैठे अपने कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं और विद इन फ्यू सेकेंड आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा उसमें। क्या हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली? हाँ, कर ली, और नंबर आ जाएगा उसमें। अच्छा, उस पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ जाएगा। ठीक है। उस नंबर के थ्रू आप कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं बाद में। एक तो ये हो गया जरिया। दूसरा जो है ईमेल से कर सकते हैं। राइट, ईमेल का पता है crpc.rbi.org.in। CRPC, हाँ, crpc@rbi.org.in। तो इस पते पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा थर्ड जो है जरिया वो है फिजिकल कंप्लेंट। राइट, उसके लिए चंडीगढ़ में ही हमारा एक सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग, जो नॉर्थ इंडिया को देखता है, ऑल इंडिया को। अच्छा, ऑल इंडिया को, ओके, सेंट्रलाइज है वो, ओके, चंडीगढ़ में। हाँ, तो वहां पर जो है वो भेज सकते हैं आप फिजिकली। जो है एड्रेस है उसका, वो भी मैं व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए बताऊंगा। सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 4th फ्लोर, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़। इस पते पे भेज सकते हैं। ओके, लेकिन मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा यहाँ पर सबसे आसान जो है ये पोर्टल, पोर्टल पे या मेल के जरिए। जी जी, इसमें आप करेंगे तो बहुत इजी है। इसमें तो कोई फी लगती है आपके पास शिकायत दर्ज करने के लिए? बिल्कुल निःशुल्क है ये, कोई किसी तरह का फी नहीं है इसमें। और दूसरा जो है कंप्लेंट रेजोल्यूशन भी, डिस्पोजल रेट भी बहुत फास्ट है। लास्ट ईयर का RBI का ऑल इंडिया का जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम था, डिस्पोजल रेट 33 डेज था ऑल इंडिया का। ओके, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इसमें किसी तरह का फी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा, वकील के थ्रू अगर आप करेंगे, एडवोकेट के थ्रू, तो फिर नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। ओके, एडवोकेट के थ्रू आप नहीं कर सकते। तो रमेश जी, ये बताइए कि इसके हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कुछ वहाँ पे ऐड करने होंगे, अटैच करने होंगे मेल में, या वहाँ पे फिजिकली भी हमें अटैच करने होंगे, या इट्स जस्ट द कंप्लेंट? वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, हमें कंप्लेंट पे क्लिक करना, ये हुआ एंड दैट्स ऑल। तो उस बारे में हमें बताइए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रेगुलेटेड एंटिटी के साथ आपने कंप्लेंट पहले टेकअप किया जी, उसका अगर एविडेंस अटैच कर देते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो दूसरे जो आपका ब्रीफ ऑफ योर ग्रीवेंस, आपका शिकायत क्या है उसके बारे में ब्रीफली जो है उसमें मेंशन करें। डॉक्यूमेंट्स जो है आप कर सकते हैं, दूसरे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके अपने सपोर्ट में, वो हेल्प करता, फैसिलिटेट करता डिसीजन एडजुडिकेट करने में बाद में। और रिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्जांपल कि मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ या कुछ भी कह लें, बैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई और मैं उस टाइम पे वर्चुअली अवेलेबल नहीं हूं, तो क्या मैं अपनी जगह कोई रिप्रेजेंटेटिव रख सकता हूं जो उसको फॉरवर्ड, इस केस को फॉरवर्ड कर सके? नहीं,
आप ग्रीवेंस लॉज करने के लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हैं। कई अनपढ़ भी होते जो नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने अभी कहा ना कि वकील के थ्रू नहीं कर सकते। हाँ, तो कंडीशन वही है एडवोकेट के थ्रू नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप अथॉरिटी उनको देते हैं तो उनके थ्रू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर लद्दाख को पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से देख रहे हैं, जी जी, तो यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में कहाँ कौन कौन सी किस प्रकार की जो है शिकायतें ज्यादा आपने देखी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि इस रीजन में रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स जो है बहुत कम है, लेस है, बहुत कम है। आज के दिन में मैं ये हमारे डेटा के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जितना जम्मू में हम डील करते हैं उसमें सिर्फ 8-9% कंप्लेंट जो है JNK का आता है, बाकी हम दूसरा अदर देन JNK का डील करते हैं यहाँ पर। ओके, हाँ, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो यहाँ पे बैंक काम कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, शिकायतें कम है। एक वो है, दूसरा ये है कि अवेयरनेस नहीं है यार लोगों में इस मैकेनिज्म जो ग्रीवेंस अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म के बारे में यार लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं इस तरह के जो आप जैसे माध्यम है मीडिया का, जी जी बिल्कुल, उनके थ्रू पब्लिक तक इस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करने के लिए। तो जो हम अभी कह रहे थे कि किस प्रकार की शिकायतें आती, मतलब कौन से इश्यूज में मैं आ रहा हूँ। हाँ, कौन से इश्यूज? उसमें देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जी जी जरूर, बिल्कुल। अवेयरनेस की कमी जो है एक रीजन हो सकता है। उसका रीजन ये है, देखिए जितने भी कंप्लेंट्स हैं यहाँ 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जुरिस्डिक्शन में टोटल। जी जी बिल्कुल, 2 लद्दाख के और 20 जम्मू एंड कश्मीर के। 50% से ज्यादा कंप्लेंट जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर का ही है। ओके ओके, और बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट्स का बहुत नेग्लिजिबल कंप्लेंट्स है। इससे ये लगता है कि अवेयरनेस कम है। तो और उसमें भी जम्मू का शेयर सबसे ज्यादा है कंप्लेंट्स का। अच्छा, मतलब नंबर 1 पे जम्मू है, उसके बाद श्रीनगर है। ओके, तो जहां तक नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, हम बीच बीच में एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार की रूट काज एनालिसिस करते हैं। तो उसमें 50% से लगभग 50% कंप्लेंट्स जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। राइट, डिजिटल ट्रांजैक्शन में आपका हो गया जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या आप UPI करते हैं, IMPS, नेट बैंकिंग वगैरह, ये इससे रिलेटेड कंप्लेंट्स जो है 50% था, क्योंकि वो डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा बिल्कुल नेफ्ट है जी। हाँ, बिल्कुल। इसमें लगभग 4 to 5% जो है अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का आता है। ठीक, जो फ्रॉडुलेंट वर्ड यूज करते हैं, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन, तो उसका शेयर भी काफी है। और हम ये रूट कॉज एनालिसिस करते हैं जब, उसमें हमने देखा है कि 99% से ज्यादा केसेस जो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है उसमें कस्टमर की ही गलती होती है। कस्टमर की गलती इसलिए कि वो किसी ना किसी तरह के ग्रीड में जो है फंस जाते हैं। ओके, जब ऑफर आता है किसी भी तरह का, जैसे आप ऑनलाइन ऑफर, हाँ, तो इंसान उसमें फंस ग्रीड में आ जाता है। राइट, तो 99% से भी ज्यादा केसेस में कस्टमर अपने क्रेडिट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स है उसको कंप्रोमाइज कर, उसकी वजह से हो रहा है ज्यादा। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है ये लोन्स एंड एडवांसेस। रिकवरी से रिलेटेड तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का ज्यादा नहीं है। ओके, फिर कुछ ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, यहाँ पर जो डेटा जो शेयर होता है, अपडेट होता है अकाउंट, वो भी कईयों का गलत हो जाता है, उससे रिलेटेड आता है। डिपॉजिट से रिलेटेड भी आते हैं, पेंशनर से रिलेटेड आते हैं कंप्लेंट्स, लेकिन सबसे ज्यादा वही है डिजिटल ट्रांजैक्शन। जी अच्छा, रमेश जी, अब ये वर्चुअली सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन मोड पे सब कुछ हो रहा है, तो एक स्टेटस हमें पता चल सकता है, हम क्या स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, एक तो ये चीज, और उसके साथ साथ ही जो हम कंप्लेंट करते हैं उस कितना टाइम लगता है ओम्बड्समैन के पास समाधान के लिए? पहले तो मैं ट्रैकिंग की बात करता हूँ। जैसे पहले ही कहा मैंने कि कंप्लेंट जब लॉन्च करते हैं आप, तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, उस नंबर से आप इसी पोर्टल में ट्रैक कर सकते हैं। राइट, दूसरा जो अगर पोर्टल में नहीं जाना आपको ट्रैक करने के लिए, RBI का एक टोल फ्री नंबर है जिसका नंबर है 14448 14448 14448। इस नंबर पे जो है आप ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा RBI ने कॉन्टैक्ट सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किया हुआ है। ओके, तो कॉन्टैक्ट सेंटर में भी वो सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। राइट, और 10 अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी
सुबह के 9:30 से लेकर शाम के 5:30 तक वहाँ भी आप पूछ के ट्रैक कर सकते हैं। तो उसमें कश्मीरी लैंग्वेज इंक्लूडेड है? कश्मीरी नहीं है, कश्मीरी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं। तो आगे हो सकता है, अभी नहीं है। अच्छा, ये वसाफ आपसे ये भी जानना चाहते थे कि कितना टाइम लगता है एक शिकायत का समाधान करने में? समाधान के लिए जैसे हम उसको एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करेंगे, अगर टैट का, हाँ टेट ऑल इंडिया का लास्ट ईयर का था हमारा 33 डेज। हम कोशिश करते हैं कंप्लेंट्स को विद इन 30 डेज हो, और बहुत सारे कंप्लेंट्स 15 दिन में भी हो जाता है, 10 दिन में भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन नेचर ऑफ कंप्लेंट्स। कईयों में फिर थोड़ा ज्यादा भी लगता है, लेकिन ये है कि टाइम बाउंड में हो ही जाता है ये। कोई भी कंप्लेंट जो है हमारे जम्मू में आज के दिन में कोई भी कंप्लेंट ये 80 डेज से ऊपर नहीं है हमारे पास। ओके। हाँ, और मेजॉरिटी जो है ये 32 डेज में ही हो रहा है। अच्छा रमेश जी, यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, वो ये है कि जब हम वर्चुअली कंप्लेंट करते हैं, हम अटैचमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हम अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जोड़ देते हैं, पर हमें रिप्लाई कैसे आएगा? क्या मेल के थ्रू आएगा कि अब आपको ये प्रोवाइड करना होगा, या हमारे पास कॉल आएगी अब आपको ये प्रोवाइड करना है? तो वो कॉन्वर्सेशन कैसे होगी उसमें? देखिए, जब आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं उसमें जो कॉलम्स है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, उसमें हम इंसिस्ट करते हैं कांटेक्ट नंबर देने के लिए, ईमेल भी, कांटेक्ट नंबर भी, ताकि जो अगर कभी जरूरत पड़े तो आप जल्दी हो जाता है, संपर्क भी कर सकते हैं डिस्कस करने के लिए। कई बार जैसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, उसमें मॉड्यूस ऑपरेंडी वगैरह डिस्कस करते हैं आप उसमें, बैंक से कब टेकअप किया, क्योंकि वो सारे इंफॉर्मेशन एक बार में मिलता नहीं है, तो फोन नंबर होगा तो डिस्कस करके हो जाता है। ईमेल से हम उनका कमेंट्स लेते हैं, कंप्लेनेंट्स का। जब हम एक बार कंप्लेंट आता है तो इसका देखिए प्रोसेस ये, एक बार कंप्लेंट लॉन्च कर दिया तो हम उसको रेगुलेटेड एंटिटी को भेजते हैं कमेंट्स के लिए, क्योंकि एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम दोनों तरफ से सुनेंगे, उसके बाद ही एडजुडिकेट करते हैं। जब वहां से बैंक से या किसी भी एंटिटी से रिप्लाई आता है तो हम कस्टमर को भेजते हैं फिर उसका रिप्लाई, जहां जहां जरूरत हो तो उसमें रिप्लाई में ईमेल के थ्रू ही भेजते हैं। ईमेल होगा तो इजी हो जाता है, अगर बाई पोस्ट भेजेंगे तो फिर टाइम लग जाता है, टाइम बहुत लगता है, फिर डिस्पोजल में टाइम लगता है। और ज्यादातर हम लोग फोन से डिस्कस करके भी करते हैं। तो एक और बात है कि अगर हम कंज्यूमर राइट्स की, जैसे हम आज ये जो है हुकूक सार्फिन का आलमी दिन भी है, और बैंकर्स की भी कुछ ड्यूटीज हैं, और जो कस्टमर्स हैं बैंक्स के, उनके भी कुछ राइट्स हैं। जैसे आपने कुछ 2, 4, 5 बातों का जो आपने पहले ही जिक्र किया, तो अभी कुछ शिकायत ऐसी होती हैं कि जी मेरे अकाउंट से अनऑथराइज्ड डेबिट हो गया, या ऐसी शिकायत होती है कि जी मुझे लोन नहीं दिया, मुझसे गारंटर्स मांग रहे हैं मुझसे, मतलब बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती जो फिर बाद में वो शायद कंसर्न बैंक अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर उनको वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आम, जैसे आपने कहा कि अभी अवेयरनेस की जो है वो कमी है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप किन किन चीज़ों के बारे में हमारे जो देखने वाले हैं उनको अवेयर करने की जो है कोशिश करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, देखिए सब लोगों का बैंक में जो अकाउंट होता है, हम सभी का हार्ड अर्न मनी होता है, उसको किसी भी इग्नोरेंस की वजह से वो किसी दूसरे के हाथ में ना जाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अकाउंट से रिलेटेड जो क्रेडेंशियल्स है आपके, जैसे कस्टमर आईडी हो गया, आपका लॉगिन आईडी हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर, ओटीपी हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, वो सारे जो पिन हो गया, यूपीआई पिन हो गया, ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, अपने तक ही रखे। वो यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे, आप कंप्लेंट कर देंगे, बाद में पता चला कि घर का ही बेदी लंका डा गया। बिल्कुल वैसा हो जाता है। और कई बार जो है आजकल जैसे मॉड्यूस ऑपरेंडी बहुत कॉमन है, फ्रॉडस्टर जो है वो बैंकर बन के फोन करते हैं आपको कि आपके अकाउंट का केवाईसी अपडेट करना है, अगर आप अपडेट तुरंत नहीं करेंगे तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। फिशिंग, बिल्कुल। तो जल्दबाजी में आप शेयर कर देते हैं क्रेडेंशियल्स। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा सभी व्यूअर से कि कभी भी ये फोन के थ्रू
कोई किसी भी तरह का क्रेडेंशियल जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड शेयर ना करे, क्योंकि बैंक वाले कभी मांगते नहीं है फोन से आपको डिटेल। हाँ, उसके हवाले से जो आरबीआई ने भी एक जागरूकता मुहिम चलाई थी कि कभी भी जो बैंक्स हैं वो आपको फोन नहीं करेंगे, एसएमएस नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें अगर कहीं पे जरूरत भी हो तो आप इन पर्सन जा सकते हैं, बैंक से संपर्क कर सकते हैं कि आपने डबल चेक कर सकता है। केवाईसी के लिए कभी बैंक वाले वो फोन करके मांगेंगे नहीं। और एक और हमने मॉड्यूस ऑपरेंडी यहाँ जम्मू कश्मीर में देखा, ये जैसे जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जी, इनका नाम लेके इनकी तरफ से कोई फोन जाता है कि आपका बिजली का तार कट जाएगा, बिजली कनेक्शन कट जाएगा शाम तक, अगर 10 रुपए आपका पेंडिंग, अगर पे नहीं करेंगे तो जो कॉलर है वो उनको हेल्प भी ऑफर करता है कि 10 रुपीज में आपका हेल्प करूंगा कैसे पेमेंट करना। और इंसान को लगता है कि 10 रुपए कोई बड़ा नहीं है, अमाउंट भी नहीं है। रिकनेक्शन लेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर है फिर तो जल्दी। और इसमें देखिए सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग नहीं, बहुत अच्छे लोग भी इसमें इस तरह के फंस गए। लाइव देखा है हमने इस तरह के। तो इसलिए जो है वो फोन के थ्रू, या जैसे गूगल में कोई नंबर सर्च कर रहे हैं, बैंकर्स का नंबर गूगल में सर्च करते थे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए, या कई तरह के रेलवे टिकट का कैंसिलेशन, एयर टिकट, गूगल से नंबर सर्च करके आप उसमें फंस जाते हैं। तो जिसका भी नंबर आपने लेना, प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहां से ही लीजिए। गूगल से अगर सर्च करेंगे तो कल को कोई दूसरा हो सकता है। बिल्कुल आपने स्ट्रेस दिया अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि छोटा या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवेयर हम होने चाहिए कि हमें कितना अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो चीज़ें हैं कितनी शेयर करनी है हमें। तो इस हवाले से और भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलीडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और आज हमारे से बड़े ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री रमेश चंद जी, जो कि RBI ओम्बड्समैन है। रमेश जी, हमने बात की, कंप्लेंट हमने दर्ज की और कंप्लेंट आपने कहा कि विदिन 80 to 90 डेज़ वो आप सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर हैप्पी नहीं है उस रिजल्ट से जो ओम्बड्समैन ने जो हमारे फेवर में रिजल्ट दिया, वी आर नॉट हैप्पी विद दैट, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? फर्दर प्रोसीजर क्या है उसके बाद? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं, 80-90 डेज मैंने वो तो मैंने मैक्सिमम कहा, एक दो केस हो सकते हैं। ओके, बट मेजॉरिटी ऑफ द केस विदिन 30 डेज हो जाता है। इसमें ऐसा है, देखिए ये एक बार हमारे पास ग्रीवेंस आने के बाद बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एडजुडिकेट होता है। उसके बाद अगर कंज्यूमर जो है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है हमारे ओम्बड्समैन के डिसीजन से, तो उसमें डिस्पोजल का हमारा दो जरिया है। एक तो अपीलेबल क्लाउज होता है, एक नॉन अपीलेबल। अगर अपीलेबल क्लाउज होता है तो उसमें हम जो स्पीकिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन यू कैन अपील कर सकते हैं। तो अपील करने के लिए भी एड्रेस वहां दिया जाता है। ठीक, हमारे रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अपीलेट अथॉरिटी, तो उनको 30 डेज के अंदर कर सकते हैं अपील। ओके, आफ्टर डिसीजन के 30 दिन के अंदर वहां पर भी अपील कर सकते हैं। तो अगर दूसरा जो है, अगर नॉन अपीलेबल में क्लाउज में बंद कर दिया तो उसमें फिर अपील का प्रोविजन नहीं है। उस केस में फिर कंज्यूमर ही इज एट लिबर्टी टू अप्रोच एनी अदर फोरम। अच्छा रमेश सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि वाकई बैंक की गलती होती है, या तो आप ये करते हैं कि आप उस बैंक को उसकी का कान खींचते हैं कि नहीं जी आपने इस कस्टमर के साथ गलत किया, या क्या कभी ऐसा भी होता है कि ये जो कस्टमर सफर कर गया उसको बैंक एक तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा या जो भी मसला उसका था वो हल हो गया, लेकिन उसको ऊपर से कंपनसेशन भी देना पड़ता है? क्या आपकी नॉलेज में कोई ऐसे केसेस हैं या कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा उदाहरण है जहां पर जो कंज्यूमर के जो राइट्स थे
उन पे डाका डाला गया था या गलत तरीके से उसको हैंडल किया गया था। बाद में कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, उसको ओम्बड्समैन ने फिर बाज़ाब्ता कंपेंसेट कराया उस लॉस के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे मैं अगर 1 साल की बात करूं तो उसमें कम से कम 1000 से ज्यादा केसेस में दिया होगा कंपेंसेशन, जहाँ पे कंपेंसेशन दिया गया। ओके। हाँ, और कंपेंसेशन का देखो प्रोविजन जो है आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम है, स्कीम ही प्रोवाइड करता है हमें जो है अथॉरिटी जी। तो उसमें कंसिक्वेंशियल लॉसेस के लिए जो मैक्सिमम कंपेंसेशन ओम्बुड्समैन प्रोवाइड कर सकता है 20 लाख तक कंसिक्वेंशियल लॉस के लिए। और उससे क्या आप मुराद रखते हैं? वो कंसिक्वेंशियल लॉस मतलब जैसे बैंक की गलती से आपको लॉस हो गया, ठीक, तो उस केस में जो है 20 लाख तक का आपको कंपेंसेशन दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा जो इसका दूसरा पार्ट भी जो आपने कहा, जैसे आपने कंप्लेंट लॉन्च कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक ने आपको रिप्लाई नहीं दिया, आप फिर बैंक को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन बैंक वाला जो है आपको वो नहीं कर रहे, एंटरटेन नहीं कर रहा है। और ऐसे टाइम बीतता जाता है, आपका 3 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स हो गया, लेकिन उसमें मेंटल हैरेसमेंट भी होता है, बिल्कुल, तो टाइम लॉस हो जाता है। उस केस में भी आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम में 1 लाख रुपए तक का कंपेंसेशन मिलेगा, 1 लाख। अगर 1 लाख से ज्यादा है या कंसिक्वेंशियल लॉस 20 लाख से ज्यादा डिमांड करता है तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते, क्योंकि हमारे पावर में नहीं होता है। ठीक है। तो एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि चूंकि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ एक बड़ा मसला हो जाता है, वो होता है बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें चलाती हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो बाद में बैंक्स को दिए जाते हैं, जिनमें सरकारी बैंक भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हैं। अक्सर जो है शिकायत रहती हैं नौजवानों की, यूथ की, कि जब भी वो किसी प्राइवेट बैंक में जाकर के अपना ये स्पॉन्सर्ड केस जो है वो लेकर के जाते हैं, तो वहां पर जो है, जो हमारे आंकड़े भी हैं यूटीएलबीसी के जो आंकड़े हैं, उसमें भी प्राइवेट बैंक्स का बहुत कम मतलब कम रोल रहता है कि वो इन चीजों को ज्यादा ऑनर नहीं करते हैं। क्या डिनायल ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू एन अनएम्प्लॉयड यूथ, क्या ये भी शिकायत कर सकता है कि नहीं जी फलानी बैंक ने मेरा जो है लोन केस नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने मुझे स्पॉन्सर किया था? ऐसे आते हैं, लेकिन शेयर बहुत कम है इस तरह के कंप्लेंट्स का जो है हमारे पास। शेयर तो इसलिए भी कम हो सकता है कि अवेयरनेस कम है। क्या एक नौजवान को ये हक है कि अगर उसको किसी बैंक ने डिनाई किया कि नहीं जी आपका लोन हम नहीं करेंगे, और कोई वैलिड रीजन भी नहीं होगा, जस्ट कि नहीं जी हम नहीं करेंगे, तो मनमानी चल सकती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि कस्टमर राइट्स की हम बात कर रहे हैं, वो है। दूसरा जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं, अगर डिनाई करते हैं तो प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा उनको, बिना रीजन के आप ब्लैंक जो है आप नहीं कर सकते ये। अच्छा, इस हवाले से रमेश जी, कल मैं पढ़ रहा था कंज्यूमर राइट्स के हवाले से, तो एक और चीज़ है, वो है सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। तो इस हवाले से हमें बताइए थोड़ा सा, ये क्या है? ये देखिए, जब इंटीग्रेशन ऑफ ओम्बुड्समैन स्कीम हुआ 2021 में जी, उसी समय ये सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर आरबीआई के चंडीगढ़ में एस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन पर्पज है ये जो ईमेल के थ्रू या फिजिकल कंप्लेंट्स आते हैं, इन कंप्लेंट्स को पहले वहां प्रोसेसिंग होता है, ऑल इंडिया से सभी जो है वहां सेंट्रलाइज है, प्रोसेसिंग करके पहले वहीं पर ही वो प्रोसेसिंग में देखते हैं कि वो मेंटेनेबल कंप्लेंट्स है कि नहीं है। अदरवाइज नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स भी बहुत शेयर बहुत ज्यादा आता है, अननेसेसरी, जिसको हम कंप्लेंट्स कह सकते हैं, तो जो स्कीम के दायरे में नहीं आती है, राइट, उसको वहीं फिल्टर किया जाता है। ओके, तो अगर वो ओम्बुड्समैन के पास आया तो बहुत टाइम उसमें चला जाता है, नंबर ज्यादा है, पॉपुलेशन अननेसेसरीली जी, इसलिए वहीं फिल्टर किया जाता है, उसको प्रोसेसिंग करके कंप्लेंट में कन्वर्ट वहीं से किया जाता है, सीआरपीसी से। उनका सीआरपीसी का मेन रोल यही है, और टोल फ्री नंबर और कॉल सेंटर भी वहीं से ऑपरेट हो रहा है सीआरपीसी। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारा रीजनल एक ग्रीवेंस में नहीं कहूँगा तो एक छोटी मोटी शिकायत ये है कि लाइक ये आरबीआई के साथ ही रिलेटेड है, वो ये कि जैसे अभी नोटबंदी हो गई, पहले तो 2016 में हो गई थी, नोटबंदी हो गई थी जब 500 और 1000 के नोट को ये किया गया था, लीगल टेंडर नहीं रहे। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि 2000 के जो है उनको वापस कीजिए आप, हालांकि वो लीगल टेंडर हैं लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे।
तो उसके लिए एक डेडलाइन मुकर्रर किया गया था कि इस डेट तक आप इन नोटों को जो है आप बैंक में आप जमा कर दीजिए, लेकिन कभी कभी इंसान भूल जाता है, कभी कोई काम आ जाता है या किसी को बाद में याद आ गया, तो अल्टीमेटली आपने कहा कि नहीं जी, जो आरबीआई के रीजनल ऑफिस है वहां आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि यहां पर लद्दाख में और कश्मीर में उसका कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है। अगर किसी के पास मानिए आप 2000 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ है तो उसको बदलने के लिए जम्मू जाना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आरबीआई एक छोटा सा काउंटर यहां पर भी एस्टेब्लिश करता, किसी जो यहां पे बैंक्स काम कर रहे हैं, एसबीआई है, जेके बैंक है, पीएनबी है, कोई भी कहीं पे एक विंडो इसके हवाले से क्रिएट किया जाता, ताकि ये एक छोटी सी जस्ट बात याद आ गई तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। नहीं, एक्चुअल में ये मेरे जुरिसडिक्शन के बाहर है। अच्छा, ओम्बड्समैन से बाहर है ये स्कीम से मेरे एरिया में नहीं आता। ओके, लेकिन बाई पोस्ट भी ये प्रोविजन किया हुआ ना आरबीआई ने। अच्छा, बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं आप। हाँ, इसका प्रोविजन है आरबीआई की तरफ से। और जो अभी ओम्बड्समैन आरबीआई ऑफिस जो लिमिटेड सेंटर में पूरे कंट्री में सब जगह नहीं है, स्टेट कैपिटल में ही है मेनली। ओके, तो ये जो राइट्स हैं और ये जो फराइज हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो राइट्स हैं कस्टमर्स के, उस हवाले से जो बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट करते हैं उसके साथ मुंसलिक हैं, उन पे हमने आज बात की, आपको यहाँ पे बुलाया और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे नाज़रीन तक पहुँची और उनको जागरूकता हुई होगी डेफिनेटली। और वो आज के बाद जो है फजूल नहीं, लेकिन जहाँ पे जेन्युइन बात होगी, जेन्युइन कहीं पे लगा होगा कि कोई गलती हो रही है बैंकिंग सर्विसेज में, तो वो शिकायत पहले बैंक को, और अगर बैंक से संतुष्टि नहीं हुई तो फिर आरबीआई ओम्बड्समैन को वो कर सकते हैं। ये हम इस बात को हम मेरे ख्याल से कंक्लूड करेंगे इसी बात पे कि दैट आरबीआई ओम्बड्समैन के दरवाजे जो हैं सबों के लिए खुले। और डॉक्टर साहब एक और बात कि बहुत इजी प्रोसेस भी है, कोई टफ प्रोसेस नहीं है, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, आप इजीली उसको कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और आज के आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे यहाँ प्रोग्राम में आने के लिए और ये अहम मौजू पे हमारे से बात करने के लिए। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, 1 घंटा हमारे साथ बने रहे। आप हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के आप तक पहुंचता है। आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे और वसाब जिलानी को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।